नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो देखिए ये हम लोग आज बात करने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। तो इससे संबंधित सभी तथ्यों को देखेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हम आपको बता दें कि आने वाले एग्ज़ाम्स जैसे रेलवे का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम जैसे पीईटी हो गया, लेखपाल हो गया, या किसी और राज्य के भी एग्ज़ाम्स में जिसमें भी इतिहास पूछा जाता है उसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। जो यूपी पीएससी और बिहार पीसीएस के रिवीजन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। तो देखिए हम इसको डेट वाइज पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी डेट में क्या क्या हुआ था। तो डेट्स याद करने के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए 1857 से हम लोग शुरू करेंगे और 1947 तक चलेंगे। तो ये 1857 का विद्रोह है। नरमपंथी या उदारवादी चरण जो था वो 1885 से लेकर 1905 तक था, और गर्मवादी या उग्रवादी चरण जो है 1905 से लेकर 1917 तक था। गांधीवादी युग जो था वो 1917 से लेकर 1947 तक था। अब देखिए 1857 का विद्रोह जो हुआ था ये कब हुआ था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। 8 अप्रैल 1857 को। इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था ये देखते हैं। 1857 की क्रांति में तो दिल्ली से जो थे वो बहादुर शाह जफर थे जो नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से तात्या टोपे थे जिनको रामचंद्र पांडुरंग कहते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी। जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह थे और बरेली से खान बहादुर खां थे। तो देखिए नरमपंथी या उदारवादी चरण जो था वो क्या था? 1885 से लेकर के 1905 तक। तो 1885 में देखते हैं क्या क्या हुआ। कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो ए वो ह्यूम थे। इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था वो बम्बई में हुआ था और अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 1886 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी जो थी वो पूरे भारत देश में फैल गई थी और ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। फिर 1887 से 91 में क्या हुआ? तो 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना था। कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। 1892 में क्या था? दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड की संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं उदारवादी और उग्रवादी नेता कौन थे। तो जो उदारवादी नेता थे उसमें दादा भाई नौरोजी थे, गोविंद रनाडे थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मदन मोहन मालवीय थे। उग्रवादी नेता की बात करें तो इसमें लाल बाल पाल का नाम आता है, जिसमें लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जी थे। ठीक है। 1600 ईस्वी में क्या हुआ? 1600 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। उस वक्त भारत में जहांगीर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर से व्यापार के लिए अनुमति मांगी तो जहांगीर ने जो है क्या किया? अनुमति दे दी। फिर 1757 ईस्वी में क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध हुआ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने बंगाल पर आक्रमण किया और रॉबर्ट क्लाइव ने उसमें नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया था। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर देखते हैं एक ओवरव्यू।
सर्वोच्च पद पर उस समय कौन था? 1757 से 1772 तक जो सर्वोच्च पद रहा वो बंगाल के गवर्नर का रहा, और 1773 से 1832 तक वही बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। फिर 1833 से 1857 तक वही बंगाल का गवर्नर जो होता था उसी को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, और 1858 से 1946 तक वायसराय सर्वोच्च पद हो गया, और 47 से 50 तक गवर्नर जनरल जो है सर्वोच्च पद रहा। अब देखते हैं 1757 से रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। देखिए ये जो था वो 1757 से 1760 तक था और 1765 से 1767 था। इसने अपने शासनकाल के दौरान द्वैध शासन को लागू किया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसने अपने शासनकाल के दौरान जो है द्वैध शासन को लागू किया था। क्या किया था? एक बंगाल का गवर्नर बनाया था, एक बंगाल का नवाब था और एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ये दोनों लोग मिलकर शासन कर रहे थे। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में प्रशासन बंगाल का नवाब चलाता था और भू राजस्व, सैनिक संरक्षण, ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। तो जो बंगाल का प्रशासन था वो नवाब चलाता था, लेकिन कहने के लिए केवल उसको प्रशासन चलाना होता था, बाकी जो भू राजस्व और सैनिक संरक्षण था ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था, क्योंकि राजस्व वसूली का काम उसी से होता था। तो जो बंगाल का प्रशासक जो होता था वो उससे बिना पूछे कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसी से धन लेना होता था। इसके बाद क्या हुआ? लॉर्ड बेरेस्ट कार्टियार और उसके बाद 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बने। अब देखते हैं वारेन हेस्टिंग के बारे में। 1774 से 1785 तक देखिए, इसके समय काल में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है, और बंगाल के गवर्नर को उसमें क्या किया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था? मतलब क्या था उसका? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करना था, संसदीय प्रणाली को स्थापित करना था, राजनीतिक कार्यों को मान्यता देना। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसकी पहली न्यायाधीश जो थी वो एलिजा एम्पे थे। इन्हीं के समय काल में जो है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। साथ ही भारत का पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजेट का प्रकाशन इसी के समय में काल में हुआ था। तो पहली बात तो ये कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो द बंगाल गजेट था। फिर देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 की कमजोरियों को दूर करने और अंग्रेज़ों के हितों की रक्षा करने के लिए 1784 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पास किया। इसके तहत इंग्लैंड में एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई। विरोध में वारेन हेस्टिंग ने इस्तीफा दे दिया और इंग्लैंड चले गए। वहां जाने के बाद उन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महाभियोग चलाया और संसद ने उन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस अगले गवर्नर जनरल बने। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में 1773 से 1793 तक। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा और पुलिस का जो है जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय काल में 3 प्रमुख काम किए थे। क्या क्या किया था? सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, ये 3 कामों के लिए ये याद किए जाते हैं। तो कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। सिविल सेवा के अधीन उच्च पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी। कॉर्नवालिस ने फिर क्या किया? पुलिस में कॉर्नवालिस ने प्रत्येक ज़िले में पुलिस थाने की स्थापना की और कुछ पुलिस कर्मचारी भी नियुक्त किए। फिर अस्थायी बंदोबस्त, इन्होंने 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर योजना लागू की। भूमि कर योजना, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का 90% भाग कंपनी को और 10% भाग अपने पास रखना होता था। इस योजना को जॉन शोर ने बनाया था।
उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत आगे चलकर जो है लॉर्ड डलहौजी ने की थी। अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने समय काल में टीपू सुल्तान के साथ जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि भी की थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। ये है श्रीरंगपट्टनम का किला। फिर सर जॉन शोर के बारे में देखते हैं। 1793 से 1798 तक इनके समय में हुआ था खारदा का युद्ध। किसके? मराठों और निजाम के बीच। खारदा में जो खर खर का साउंड होता है उसे आप इसे याद रख सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद करने की है। तो इसमें दिया हुआ है खारदा में जो खर खर का साउंड होता है उसे आप इसे याद रख सकते हैं। कहीं से खरखर की आवाज़ आती है मतलब शोर होता है, तो कहीं इस शोर से याद रखिएगा खारदा का युद्ध जो है शोर के काल में हुआ था। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको याद कर सकते हैं आप लोग। फिर लॉर्ड वेलेस्ली है 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसे बंगाल के शेर के नाम से जाना जाता है। इसने क्या क्या किया था? इसने सहायक संधि प्रणाली लेके आया था। बसीन की संधि इसके समय में हुई थी। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था और प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला यही था लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि प्रणाली में क्या था? इसने क्या किया था? भारत में फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने हेतु सहायक संधि प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य था ब्रिटिश राज्य का विस्तार करना। सबसे पहले हैदराबाद के शासक ने इस संधि को स्वीकारा था, इसको याद रखिएगा। फिर बसीन की संधि क्या हुई थी? बसीन की संधि की बात करते हैं तो ये संधि अंग्रेजों और मराठों पेशवा बाजीराव के बीच में हुई थी। फिर चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था 1799 में। अंग्रेज़ों और हैदर अली तथा उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच समय समय पर युद्ध हुए। तो देखिए 32 वर्षों तक 1767 से लेकर 1799 के मध्य में 4 युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध लड़े गए। वो कौन कौन से थे? तो जो प्रथम था वो 1767 से लेकर 1769 तक लड़ा गया। इस समय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड वारलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1780 से 1784 तक लड़ा गया और इस समय गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो इसके समय में लड़ा गया वो 1799 में, इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने, ठीक है। ये देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी और सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 7, लॉर्ड मिंटो 1807 से 13। इनके समय में क्या हुआ था? 1805 उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और जॉर्ज वार्लो जो है वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में इनके समय में हुआ था। और लॉर्ड मिंटो के समय में अमृतसर की संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में देखते हैं। 1813 से लेकर 1823 तक इनके समय काल की बात करते हैं तो उस समय मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो थे। मुनरो ने 1820 में मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। इसके बाद बम्बई के गवर्नर ने भी इस व्यवस्था को लागू किया था। तो सबसे पहले किसने लागू किया था? मुनरो ने 1820 में मद्रास में। फिर अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया ब्रिटिश, उसमें 3 चीज़ें हो गई, ब्रिटिश सरकार हो गया, जमींदार हो गया अलग और किसान हो गया। तो इसमें क्या किया गया? किसानों और सरकार के बीच जमींदार हुआ करते थे, लेकिन जमींदार बीच में राजस्व की गड़बड़ी करने लगे और जमींदारों को बीच से हटा दिया गया और ज़मीन का हक जो है वो किसानों को दे दिया गया। फिर इनके समय काल की बात करते हैं तो ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग की 1813 से 1823 की बात कर रहे हैं। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बारे में बात करते हैं 1828 से 1835 तक। तो देखिए इनके समय काल में 1833 में चार्टर एक्ट आया और इसके तहत जो क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था
वो अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। इस तरह विलियम बेंटिक जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। ये इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर क्या हुआ, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा पर बैन लगाने वाला यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ठगी प्रथा पर बैन लगाने वाला था 1835 में। इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया, नहरें, सड़कें जैसे कई सार्वजनिक सुधार किए। और सबसे बड़ी बात, इनके काल में कोई युद्ध नहीं हुआ, इसलिए इनके काल को जो क्या कहा जाता है, शांति काल कहा जाता है। फिर चार्ल्स मेटकाफ को देखते हैं। 1835 से 1836 तक ये थे। मेटकाफ ने अपने शासनकाल में प्रेस को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक प्रमुख काम किया। फिर ऑकलैंड थे 1836 से 1842 तक। एलन बरो थे 1842 से 1844 तक। इनके समय में दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड हार्डिंग थे 1844 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक। तो जो पहला आंग सिख युद्ध हुआ था वो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। फिर डलहौजी थे। डलहौजी जो है 1848 से लेकर के 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी को ही आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने भारत में जो काम किए थे वो क्या थे, रेलवे का विकास किया था। रेलवे का विकास हुआ। पहली रेल डलहौजी के शासनकाल में जो चली थी 1853 में, बम्बई से थाड़े के बीच। दूसरा इन्होंने क्या किया था, संचार प्रणाली का विकास किया था। और पहली संचार सेवा जो थी वो आगरा से कलकत्ता के बीच शुरू हुई थी। फिर 1854 में इन्होंने डाकघर अधिनियम पास किया। इसके तहत पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, सिविल सेवा में काम किया। सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति कंपनी के कानून द्वारा की जाती थी, पर इसने क्या किया, सिविल सेवा के अधीन पदों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा शुरू कर दी। और पहले जो भारतीय आईएएस थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, 1863 में बने थे। फिर ये जो है एक नीति लेके आया था, हड़प नीति। इसको कहते हैं व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डलहौजी ने इस नीति को ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से लागू किया था। इस नीति के अनुसार वह राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था उनसे शासन करने का अधिकार छीनकर उस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था। और हड़प नीति के तहत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला जो पहला राज्य था वो था सतारा, महाराष्ट्र में है ये। आगे चलकर फिर जयपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी राज्यों को इस नीति के द्वारा ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं। ये 1856 से 1858 तक था और 1858 से 1862 तक। इसी के काल में जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड कैनिंग था। इसी विद्रोह के बाद से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया था। कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो ये देखते हैं 1857 से 1890 के बीच में कौन कौन से रहे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन रॉलेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लीटन। ये आप लोग लिस्ट देख लीजिएगा। ये इतने गवर्नर जनरल जो है 1857 से 1950 तक रहे। फिर देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। और इसी विद्रोह के बाद से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया गया और कैनिंग को पहला वायसराय भी नियुक्त किया गया। प्रमुख घटना क्या क्या हुई थी, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था इनके समय में। विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम था वो लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की स्थापना की गई थी। व्यपगत का सिद्धांत जो था उसको समाप्त कर दिया गया था और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी।
और ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे। फिर लॉर्ड मेयो, इनका कार्यकाल जो था 1869 से 1872 तक। इन्होंने क्या किया था, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इन्हीं के समय काल में 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। 1872 में ईस्वी में अंडमान में लॉर्ड मेयो की हत्या उसी के शासनकाल में एक अफगान द्वारा कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल होता है 1876 से 1880 के बीच में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया इन्हीं के शासनकाल में, जिसके तहत भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर किसी अखबार में आपत्तिजनक चीज़ छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित संपत्ति भी जब्त कर लेती थी। फिर लॉर्ड रिपन आए, इनको भारत का उद्धारक कहा जाता है, और इनके समय की जो प्रमुख घटना थी वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको समाप्त कर दिया इन्होंने, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। नियमित रूप से जनगणना इन्हीं के समय में शुरू की गई। प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, और एल्बर्ट बिल इसी के समय काल में पारित हुआ था, जिसके कारण भारतीयों को भी यूरोपियन कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिला। फिर आते हैं लॉर्ड डफरिन, 1884 से 1888 तक। 1885 में बम्बई में एवो हुम ने की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। उसी समय ये थे लॉर्ड डफरिन। फिर आते हैं लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905 तक। इन्हीं के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी इन्हीं के काल में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। फिर कार्यकाल आता है लॉर्ड हार्डिंग का, 1910 से 1916 तक। इन्होंने क्या किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। मतलब 11 में जो है 1911 में इसका प्रस्ताव पारित हुआ था, और 1912 में जो है दिल्ली से कलकत्ता स्थानांतरित हो गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध हुआ था इन्हीं के समय में। फिर आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से लेकर 1921 तक। इनके समय में 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, रॉलेट एक्ट होता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया इन्हीं के समय में। और लॉर्ड रीडिंग जो है उसके बाद आते हैं 1921 से 1926 में। इनके समय में चौरी चौरा कांड होता है, काकोरी रेल कांड होता है, और भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत होती है। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 तक। इन्हीं के समय में साइमन कमीशन भारत आया था, और संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन इन्हीं के समय काल में आयोजित हुआ। और महात्मा गांधी ने जो है इन्हीं के समय में सवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, सबने अवज्ञा आंदोलन। फिर आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन, 1931 से 1934 तक। इनके समय में क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ। इसमें क्या था, इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं एवं 10 सूचियों का समावेश था। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। इसके तहत बर्मा, जो अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत से अलग कर दिया गया, और इस अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। फिर आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 1943 तक। इनके समय में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, क्रिप्स मिशन हुआ, भारत और पहली बार जो है आम चुनाव हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध का जब आरंभ हुआ था उस समय यही जो है गवर्नर जनरल थे भारत के। फिर आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948 तक। इन्हीं के समय काल में भारत को आज़ादी मिली थी। स्वतंत्रता के बाद से वायसराय की पदवी को समाप्त कर फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहला गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और आखिरी गवर्नर जनरल हुए।
फिर लॉर्ड रीडिंग का क्या है, भारत में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की थी। तो इसकी ट्रिक दी हुई है, रीडिंग से होता है परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो रीडिंग से आप आसानी से परीक्षा में पहुंच सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी कि लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल को सिविल सेवा परीक्षा से याद कर सकते हैं। देखिए इस लॉर्ड लॉरेंस है, इन प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की थी। तो आप लॉरेंस नाम से अब रेंज समझ जाएंगे, रेंज और रेंज एक जैसे साउंड करते हैं, इसका मतलब लंबी रेंज का काम किया था। लंबी रेंज का मतलब समुद्री टेलीग्राफ सेवा। लॉर्ड लैंसडाउन का इसी तरह भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो डूरेंड रेखा उस समय स्थापित किया था, वो इन्हीं का था। तो इसे लेंस डाउन में लेंस आ रहा है, लेंस की ज़रूरत कब पड़ती है, जब क्लियर देखना होता है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो डूरेंड रेखा थी, अभी जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। ये विद्रोह दिए हुए हैं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिटन, और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत और नियमित जनगणना जो थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। बंगाल का विभाजन एंड भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के समय में, और बंगाल के विभाजन का रद्द होना और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली पहुंचना लॉर्ड हार्डिंग के समय में। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। साइमन कमीशन भारत आया और प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड एरविन के समय में। भारत सरकार अधिनियम 1935 लॉर्ड विलिंगटन के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन और पहली बार चुनाव लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। और जो है भारत को जो आज़ादी मिली वो लॉर्ड माउंटबेटन के समय में मिली। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जो थे लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन यानी बंग भंग आरंभ किया गया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन कर दिया गया। फिर 1906 में क्या हुआ? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो रास बिहारी बोस ने की थी। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई थी 1907 में। 1908 से 10 में क्या हुआ? 1910 में तक कई क्रांतिकारी गतिविधियां चली और क्रांतिकारी ने बलिदान किया। पहले युवा क्रांतिकारी जो थे वो थे खुदीराम बोस, और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी जो थे अशफाक उल्लाह खां। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया और भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा की। 12 में भारत की राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1913 में क्या हुआ? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष जो थे सोहनलाल भागनाथ थे। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य था भारत में सुशासन की स्थापना करना। पुणे में जो है बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। और क्या हुआ था? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। इसमें नरम दल और गरम दल में बटा था।
1917 में क्या हुआ था, कांग्रेस का पहला कोलकाता अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट जो थी इसकी अध्यक्ष थी और ये पहली महिला अध्यक्ष थी। फिर बाल गंगाधर तिलक को देखिए, गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहे जाते हैं और इन्होंने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। इनकी साप्ताहिक पत्रिका जो केसरी और गीता रहस्य है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। ये किसने कहा था, बी चिरोल ने। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। 1915 में क्या हुआ था, 1915 में महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत करके लौटे थे। महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे और वापस लौटते समय भारतीयों को महात्मा गांधी ने प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें हिस्सा लेने को कहा, जिसके कारण इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरी हिंद की उपाधि दी थी और इन्होंने ये उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दी थी। फिर 1917 में क्या हुआ, गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए। ये अपने सबसे पहला आंदोलन जो है बिहार के चंपारण जिले से नील की खेती के विरोध में किया था। दूसरा आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन इसको कहा गया। तीसरे आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पर बैठे थे। 1919 में 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। रॉलेट एक्ट में क्या था, किसी भी संदिग्ध को बिना किसी जांच के गिरफ्तार किया जा सकता था। अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल डायर ने जो है क्या किया, गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 भारतीय मारे गए। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। फिर हुआ 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त किया गया, जिसे क्या कहा गया, हंटर कमीशन। फिर जो है 1920 में देखते हैं, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा हत्याकांड के कारण यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया। फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसने किया, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कर्नाटक के बेलगाम में, जिसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने, और ये पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष बने, यानी कि एक ही बार केवल अध्यक्ष बने थे। 1926 में क्या हुआ, अखिल भारत महिला संघ की स्थापना हुई थी। 1927 में भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे फरवरी 1928 में भारत में प्रवेश किया। इस कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका भारत में विरोध हुआ और नारा दिया गया कि साइमन कमीशन वापस जाओ। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई। भारतीयों ने संविधान सिद्धांतों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। इसके अध्यक्ष थे अंसारी और मोतीलाल नेहरू। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। इस अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का संकल्प किया गया। संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 1930 में गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ और द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान 40% पूरा हो गया। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने हिस्सा लिया था और गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था, यानी 1931 में। सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया गया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ते ही अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1935 में क्या हुआ,
1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गईं। निर्धारित सीटों से मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। फिर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कर दी। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया। इस समय भारत का वायसराय जो था वो लीन लिथिगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। सबसे पहले बम्बई और कोलकाता से प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों भारत छोड़ो। 1946 को कैबिनेट मिशन, इस मिशन के अंतर्गत भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। और भारत और पाकिस्तान की जो रेखा है उसको क्या? रेड क्लिफ रेखा। इस प्रकार कई वर्षों की गुलामी के बाद भारत देश स्वतंत्र हो गया और इसका संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों ये था भारत का राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से भूगोल और पॉलिटी का भी आपके सामने सभी फैक्ट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, इन्वायरमेंट का भी और इकोनॉमिक्स का भी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे भी इसी तरीके का वीडियो आप लोगों के लिए ला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।